हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत IQ में। हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर एंड दैनिक भास्कर 2 जनवरी। तो बने रहिए इस वीडियो में साथ तक। देयर इज लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। पेज नंबर पर बात की जा रही है। ये बात की गई है, पीएम ने रखी है लाइट हाउस प्रोजेक्ट की नींव। तो देख लेते हैं इसके संबंध में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं। तो लाइट हाउस प्रोजेक्ट नींव, ये डायरेक्टली प्रश्न आपसे बन सकता है कि इसका संबंध किस चीज़ से है। तो लाइट हाउस प्रोजेक्ट के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे। भारत के 6 शहरों में ये परियोजना शुरू की गई है। वो कौन कौन से शहर हैं? इंदौर मध्य प्रदेश, चेन्नई तमिलनाडु, रांची झारखंड, अगरतला त्रिपुरा, लखनऊ यूपी, राजकोट गुजरात। 6 शहर 6 राज्यों के अंदर स्थित हैं ये। यहाँ पे ये परियोजना स्टार्ट की गई है। यहाँ पे क्या किया गया है? वैश्विक आवासीय प्रौद्योगिकी चुनौती, यानी कि लोगों के पास जो आवास को मतलब रहने के लिए जो उनके सामने चुनौती है लोगों के सामने शहरी क्षेत्रों में स्पेशली, तो उसको ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की परियोजना शुरू की गई है। लाइट हाउस यानी कि थोड़े कम कॉस्ट वाले मकान दिए जाएंगे शहरी गरीबों के लिए यहाँ पे। तो भारत में ये है वैश्विक आवासीय प्रौद्योगिकी चुनौती भारत के तहत हल्के मकान बनाए जाएंगे। इसको नाम दिया गया है लाइट हाउस प्रोजेक्ट। तो यह परियोजना लाइट हाउस या प्रकाश स्तंभ की तरह है, यानी लाइट हाउस को हम इंग्लिश में बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं प्रकाश स्तंभ। तो आपको पता होना चाहिए लाइट हाउस प्रोजेक्ट का संबंध शहरी गरीब जो हैं उनको आवास प्रदान करने से संबंधित है लाइट हाउस प्रोजेक्ट, जिसका कि अभी इन्होंने इनॉग्रेशन किया है। अब एक परियोजना है इंपॉर्टेंट, पीएम आवास योजना। ये परियोजना पहली स्टार्ट की जा चुकी है। यहाँ पे टारगेट है यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना। इस योजना के तहत शहरी गरीबों को, याद रखिएगा ग्रामीण गरीब नहीं, शहरी गरीबों को 31 मार्च 2022 तक 2 करोड़ सस्ते मकान प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। इस परियोजना के तहत पीएम आवास योजना के तहत 2 करोड़ सस्ते मकान उपलब्ध कराने हैं शहरी गरीबों को 31 मार्च 2022 तक। उसी के मद्देनजर ये स्टार्ट किया गया है लाइट हाउस प्रोजेक्ट 6 शहरों में 6 राज्यों में। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, सारे के सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। पेज नंबर हम पे बात की गई है कि जीएसटी का कलेक्शन बहुत ही शानदार रहा इस बार। 1.15 लाख करोड़ के पार रिकॉर्ड कलेक्शन रहा इस बार जीएसटी का। तो ये अच्छी खबर है इकोनॉमी के लिए कि इकोनॉमिक सुधार देखने को मिल रहे हैं। इस प्रकार से जीएसटी का कलेक्शन इस प्रकार से मतलब इस लेवल पर जाता है कि 1 लाख करोड़ से ऊपर, क्योंकि बहुत ही रेयर केसेस में ये गया है। तो इस बार बहुत अच्छा कलेक्शन ये देखा गया है। अब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि जीएसटी की कौन कौन सी रेट है, कितनी रेट है और कौन कौन सी है, वो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और एक और क्वेश्चन है, जीएसटी के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था, वो भी आप बताइए कमेंट बॉक्स में। पेज नंबर 2 पे बात की जा रही है कि सर्दी में कोविड-19 तो चल ही रहा है अभी खैर वर्तमान में, लेकिन इसके साथ साथ स्वाइन फ्लू का भी खतरा बढ़ गया है अभी सर्दी में कोरोना के साथ। तो ये यहाँ पे बात की गई है। तो स्वाइन फ्लू के लिए वर्ड आता है H1N1। स्वाइन फ्लू को बोला जाता है H1N1 और इस हेतु इस फ्लू के लिए एक दवाई है, इसका नाम है टेमीफ्लू। ये दवाई का नाम डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि स्वाइन फ्लू के लिए किस दवाई का प्रयोग किया जाता है। तो टेमीफ्लू का प्रयोग किया जाता है स्वाइन फ्लू के लिए और H1N1 से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। पेज नंबर 8 पे बात की गई है रणथंभौर बाघ परियोजना में। अभी झालावाड़ के अंदर कई सारी बर्ड्स के मरने की खबर आई थी। तो बताया जा रहा है कि बर्ड फ्लू है, तो वो फैलने का खतरा है एक, तो उसको लेकर के अलर्ट जारी किया गया है सभी जो भी वाइल्ड लाइफ एरियाज है वहाँ पर कि बर्ड फ्लू फैल सकता है, क्योंकि अभी झालावाड़ के अंदर इस प्रकार की रिपोर्टिंग हुई है, पक्षियों के मरने की घटना सामने आई है। तो बर्ड फ्लू को बोला जाता है H5N1। ये आप नाम याद रखिएगा, H5N1 से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है और इसके लिए भी टेमीफ्लू दवाई दी जाती है, यानी कि बर्ड फ्लू से बचाव के लिए दवाई दी जाती है टेमीफ्लू। तो याद रखिएगा H1N1 मैं आपको बता के चुका हूँ अभी स्वाइन फ्लू के लिए उसका नाम है और उसके लिए भी दवाई थी टेमीफ्लू, और यहाँ बर्ड फ्लू के लिए भी सेम ही दवाई है टेमीफ्लू। इसका नाम याद रखिएगा H5N1। पेज नंबर 9 पे बात की जा रही है FII का निवेश है। नए साल में लगातार निवेश जारी रहने की उम्मीद है। तो अच्छा दिख रहा है इकोनॉमी के लिए, बाजार के लिए, मार्केट के लिए कि निवेशकों को भी भरोसा है भारत के अंदर जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं। तो FII क्या होता है? इसका फुल फॉर्म है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यानी कि जो संस्थागत निवेश किया जाता है भारत के अंदर उसको हम बोलते हैं FII। विदेशों से जो निवेश किया जाता है इसको एक और नाम है इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये FII है। एक होता है FDI, उसको हम बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये 2 तरीके के होते हैं।
तो एफडीआई होता है, इसकी जो प्रकृति होती है, इसकी नेचर होती है वो थोड़ी स्थायी प्रकृति की होती है एफडीआई की, और वहीं एफआईआई थोड़ा सा ये वोलेटाइल नेचर का होता है, क्योंकि इसका पता नहीं कि यदि आज किसी ने यानी 2 जनवरी को किसी फॉरेन इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया भारत के अंदर, हो सकता है वो 3 जनवरी को वहाँ से आउट कर जाए। तो इसमें कोई स्थायित्व तो नहीं देखने को मिलता है एफआईआई के अंदर, लेकिन बाजार के लिए फिर भी अच्छा है कि एफआईआई बढ़ रहा है भारत के अंदर, तो ये अच्छे संकेत हैं भारतीय इकोनॉमी के लिए। पेज नंबर 9 पे बात की जा रही है। 14 वर्षीय मेंडोका बने हैं भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर। तो ये यहाँ पे इनकी पिक्चर है, देख सकते हैं, बहुत ही यंग एज में ये बन गए हैं, शतरंज के खिलाड़ी हैं ये। तो यहाँ पे भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बने हैं लियोन मेंडोका, नाम याद रखिएगा इनका, भारत के व्यक्ति हैं ये लियोन मेंडोका, उम्र महज 14 वर्ष है इनकी। तो इसके उपलक्ष्य में यानी कि 67वें ग्रैंड मास्टर ये बने हैं, तो अखिल भारतीय शतरंज महासंघ, अखिल भारतीय शतरंज महासंघ है, इन्होंने ग्रैंड मास्टर की उपाधि इनको दी है। किनको दी है? लियोन मेंडोका को ग्रैंड मास्टर की उपाधि दी है अखिल भारतीय शतरंज महासंघ ने। तो ये यहाँ पे न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स संबंधी। पेज नंबर 10 पे बात की जा रही है। यहाँ एक घाटी है, इसका नाम है दाजुको घाटी, दजुको घाटी है। तो यहाँ पे आग बहुत ही अच्छे लेवल पे धधक उठी है, मतलब बुरे लेवल पे, सॉरी मतलब मेरा है कि बहुत बुरे लेवल पे आग यहाँ पे फैल गई है। यहाँ पे जंगल में फॉरेस्ट जो एरिया है, तो ये एरिया नागालैंड और मणिपुर की सीमा पर है। मैं आपको मैप भी दिखाऊंगा इसके बारे में अभी। तो भीषण आग लग गई है दाजुको घाटी में, नाम याद रखिएगा। दाजुको वैली कहाँ पर स्थित है पूछा जा सकता है। तो नागालैंड और मणिपुर ये 2 राज्य हैं अलग अलग, इनके बीच में स्थित है, यानी कि बॉर्डर पर कहीं स्थित है दाजुको वैली। नागालैंड की राजधानी याद रखिएगा, इसका नाम है कोहिमा, और मणिपुर की राजधानी का नाम है इम्फाल। दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। कई बार प्रश्न बन जाते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, तो बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं रहता है इन कंट्रीज़ नहीं, नॉर्थ ईस्टर्न राज्य हैं हमारे भारत के, तो इनके बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं रहता है लोगों को। तो ये कई बार डायरेक्टली पूछा जाता है इनकी राजधानी के बारे में। मणिपुर के अंदर 2 फेमस चीज़ भी हैं, एक है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, भारत का झूलता हुआ नेशनल पार्क है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है ये। इसके अलावा एक लोकटक झील भी है मणिपुर राज्य के अंदर, ये भी बहुत फेमस है। कि लोकटक झील कहाँ पर स्थित है? तो मणिपुर राज्य के अंदर स्थित है लोकटक झील, ये भी इंपॉर्टेंट एक लेक है, तो उसके बारे में भी आइडिया होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं भारत का नक्शा है ये। तो यहाँ पे आप देखिए, ये बात की जा रही है नागालैंड राज्य की और मणिपुर राज्य की। तो इनके यहाँ पर स्थित है, जो मैंने अभी वैली आपको बताई थी, दाजुको घाटी, यानी कि दाजुको घाटी यहाँ पर स्थित है कहीं नागालैंड और मणिपुर के बीच में। ये बॉर्डर वाला एरिया जो है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये म्यांमार वाला एरिया है। नागालैंड के ऊपर अरुणाचल प्रदेश है और म्यांमार के नीचे है आपका ये मिजोरम। तो दोनों ही ये 4 यहाँ पे राज्य हैं जो कि म्यांमार से लगते हैं, तो चारों के चारों इंपॉर्टेंट हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, म्यांमार और मिजोरम। ये भारत का नक्शा है, इस प्रकार से यहाँ पे एंट्री होती है, तो ये आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। पेज नंबर 10 पे बात की जा रही है। भारतीय वायुसेना का फ्रांस के साथ संयुक्त युद्ध अभ्यास होने वाला है राजस्थान के अंदर, इसलिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है। ये भारत व फ्रांस और भारतीय वायुसेना के बीच संयुक्त युद्ध अभ्यास राजस्थान के पोखरण में होगा। ये भी तो जनवरी में ही होगा, ये 19 से 25 के बीच में होगा राजस्थान के पोखरण में, भारतीय वायुसेना और फ्रांस की वायुसेना के बीच। इसका नाम जरूर याद रखिएगा एक्सरसाइज का। इस एक्सरसाइज का नाम है स्काई रॉस। स्काई रॉस इस एक्सरसाइज का नाम है, जो कि भारत व फ्रांस की वायुसेना के बीच होगी राजस्थान के पोखरण में। ये दैनिक भास्कर से एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे मैंने ली है। तो यहाँ बात की गई है, एक टनल बनाई जा रही है जोजिला सुरंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट टनल है ये जोजिला सुरंग। तो उसके बारे में बताया गया है कि यह सुरंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये पूछी जाती है आपसे कि ये सुरंग किन किन एरियाज़ को जोड़ेगी। तो श्रीनगर और लेह को जोड़ने का काम करेगी जोजिला सुरंग, और ये जो ट्रैवल टाइम है उसको 4 घंटे तकरीबन कम कर देगी। तो बहुत बड़ी बात होती है 4 घंटे ट्रैवल टाइम कम कर देना, जोजिला सुरंग इंपॉर्टेंट बन जाती है। लंबाई इसकी तकरीबन 14.5 किलोमीटर बताई जा रही है, और एशिया की सबसे लंबी सुरंग इसको बताया जा रहा है जोजिला सुरंग को। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं। ये एक 2 वे टनल होगी, यानी कि यहाँ से आप जा रहे हैं और इस साइड से आप आ रहे हैं, यानी कि ये सेम जो टनल है, इसी टनल से आने और जाने की व्यवस्था नहीं होगी यहाँ पे।
इससे जाने की होगी तो यहाँ पे आने की व्यवस्था होगी, तो ये एक नई चीज़ थोड़ी देखने को मिलेगी आपको। तो इस प्रकार की टनल बनाई जा रही है, काफ़ी एक्सपेंसिव भी होने वाली है ये, लेकिन ट्रैवल टाइम बहुत कुछ कम कर देगी। 4 घंटे बहुत बड़ी बात होती है इस प्रकार से, और बहुत अच्छी कनेक्टिविटी भी हो जाएगी श्रीनगर की लेह के साथ में। इससे ट्रैवल टूरिज्म भी बहुत ज़्यादा बूम हो जाएगा, मतलब बूम कर जाएगा इन एरियाज़ के अंदर, क्योंकि कई बार देखने को मिलता है बर्फबारी के दौरान ये एरियाज बंद हो जाते हैं। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप अपने स्तर पर वीडियो को ज़्यादा से लोगों तो शेयर करें, ताकि लोग इस प्रकार की वीडियोस का फ़ायदा उठा सकें, लोगों को पता लग सके कि ये इस प्रकार का डिस्कशन चल रहा है कहीं ना कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसी के साथ। धन्यवाद।